अब जब अगले पेज पे आओगे बच्चे तुम लोग, ठीक है, उसमें जो टॉपिक करना है वो करना है उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। तो अभी मैंने बताया ना कि आदर्शवादी और उदारवादी सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। अब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सीधा क्लियर हो जाएगा कि उदारवाद में हम सबसे अधिक किसको महत्व देते हैं, स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जो उदारवादी विचारक हैं बच्चे वो स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और स्वतंत्रता कैसे दी जाए तो वो लोग बोलते हैं कि एक सीमित संवैधानिक क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। सीमित संवैधानिक शासन होना चाहिए। लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है बच्चे तो आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, लिबर्टी दे सकते हैं। और दूसरा बच्चे जो लिबरलिज्म है, जो उदारवादी है, वो किस तरह के मार्केट की बात करता है, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बच्चे, तो वहां पे जहां पे वस्तु का जो मूल्य होता है बच्चे, वस्तु का जो मूल्य होता है, जो वस्तु का प्राइस होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा क्या होता है बच्चे, निश्चित होता है। आई बात समझ में। बाजार में डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के आधार पर अगर वस्तु का मूल्य तय हो रहा है तो उस बाजार को तुम बाजारवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमिक बोल सकते हो। आई बात समझ में। अब जनरली जो उदारवादी सिद्धांत है बच्चे वो भी क्या बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें किस पर बात करना चाहिए, सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। यानी पीस और किस तरह से एक दूसरे को कंट्री कॉपरेट कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, इस पर हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चे। अब जब आगे आओगे बच्चे तो वहां पे जो उदारवादी सिद्धांत में बच्चे, जो उदारवादी सिद्धांत है उसी के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है जिसको हम लोग समाज शास्त्रीय उदारवाद बोलते हैं। कौन सा जो उदारवादी सिद्धांत है बच्चे उसके भी प्रकार हैं। उस उदारवादी सिद्धांत के प्रकार में या थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म्स में उसके भी टाइप्स हैं बच्चे। उसमें एक टाइप है सोशलिज्म्स लिबरलिज्म्स, ठीक है ना, समाजशास्त्रीय उदारवाद। और जो समाजशास्त्रीय उदारवाद है बच्चे, ठीक है, इसका कंसेप्ट किसने दिया है, कार्ल ड्यूस और जॉन बर्टन ने। इन दोनों की एक बुक है बच्चे वर्ल्ड सोसाइटीज, ठीक है, कौन सी बुक है, वर्ल्ड सोसाइटीज। और जो समाजशास्त्रीय उदारवाद है बच्चे, जो सोशलिज्म्स लिबरलिज्म्स का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो यथार्थवादी मान्यताओं को क्या करता है, अस्वीकृत करता है। यानी यथार्थवादियों ने जो अपनी मान्यताएं रखी थी, रियलिज्म्स ने जो अपने अजम्पशंस रखे थे बच्चे, उन सभी अजम्पशंस को ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वो अगली क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा यथार्थवादी मान्यताएं क्या हैं और समाजशास्त्रीय मान्यताएं क्या हैं। तभी समाजशास्त्रीय जो है वो यथार्थवादी विचारकों की मान्यताओं को क्या करते हैं, अस्वीकृत करते हैं, मानने से मना करते हैं बच्चे, क्रिटिसिज्म्स करते हैं। और किस आधार पे क्रिटिसिज्म्स करते हैं, वो बोलते हैं कि जो अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म्स है, जो यथार्थवादी मान्यताएं हैं बच्चे, वो क्या है, आंशिक है, पार्शियल है और इनकम्प्लीट है। आंशिक मतलब अधूरा है, छोटा है और अपूर्ण है। मतलब यथार्थवादियों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया है, पूरी तरह से जो अध्ययन होना चाहिए वो नहीं किया है। कौन बोलता है बच्चे, समाजशास्त्रीय उदारवादी विचारक, ठीक है। और जो यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे, वो क्या बोलते हैं कि राज्यों के मध्य संबंधों को केंद्रित, यानी जो दो राज्यों के बीच में जो संबंध है बच्चे, वो राज्य के वजह से है, किसी और वजह से राज्यों के बीच में संबंध निर्मित नहीं होता। यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो संबंध का निर्माण कर रहा है बच्चे, वो हो सकता है यथार्थवादी विचारक के अनुसार शक्ति हो, कोई दूसरा कारण नहीं है। ये कौन बोल रहा है, रियलिज्म। समाजशास्त्री बोलते हैं कि नहीं भाई, सिर्फ शक्ति के वजह से एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध नहीं बनाता है। हाँ, शक्ति भी एक कारक है, लेकिन उसके अलावा अन्य भी दूसरे कारण होते हैं जिसके वजह से राज्यों के बीच में संबंधों का क्या होता है, निर्माण होता है बच्चे। आई बात समझ में। हल तो ध्यान में रखना,
हाँ, क्या चीज? बात कोई कर रहा है क्या पीछे? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक, यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया कि यथार्थवादी मान्यताएं जो है बच्चे, उसकी आलोचना क्यों की जाती है? समाजशास्त्रीय उदारवादी जो हैं वो यथार्थवादी मान्यताओं की आलोचना क्यों करते हैं? ये समझ में आया तुम लोगों को? क्या है? ये दो अलग विचारधारा है बच्चे। उदारवाद क्या एक प्रकार जो है बच्चे, वो समाजशास्त्रीय उदारवाद है। समाजशास्त्रीय उदारवाद का मतलब ये होता है, उदारवाद में हम लोग सबसे महत्व किसको देते हैं? व्यक्ति को महत्व देते हैं। समाजशास्त्रीय उदारवाद में समाज को महत्व दिया जाएगा। अब समाज, जो यथार्थवादी हैं बच्चे, वो व्यक्ति से भी अधिक महत्व राज्य को देते हैं। तो राज्य से संबंधों का निर्माण होता है या व्यक्ति जो होते हैं बच्चे वो संबंधों का निर्माण करते हैं? राज्य के थ्रू होता है या किसी व्यक्ति के थ्रू राज्य का संबंध बनता है? अरे भारत का प्रधानमंत्री, भारत के वजह से किसी देश का संबंध बन रहा है, बेहतर हो रहा है कि भारत का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर है, उसकी वजह से संबंध बेहतर है। तो फिर समाजशास्त्री या उदारवादी विचारक क्या बोलेंगे कि जो यथार्थवादी विचारक है वो तो बोल रहा है कि राज्यों की वजह से संबंध अच्छा हो जाता है। अरे भारत की वजह से भारत और चाइना के भी संबंध अच्छे हो जाएंगे या भारत और नेपाल के भी संबंध अच्छे? नहीं, यहाँ पर कोई एक लीडर होना चाहिए बच्चे। कुछ और भी कारण होते हैं संबंधों को बेहतर करने के लिए। भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद बढ़ गया, भारत और चीन के बीच में अभी सीमा विवाद देखो चल रहा है, भारत और नेपाल में भी तो चीन बढ़ गया है। जैसे खासतौर से उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, उसकी कुछ उत्तराखंड की सीमाएं जो है वो नेपाल से लगती हैं, वहां पे प्रॉब्लम बढ़ गया काला पानी को लेकर। यानी भारतीय जो क्षेत्र थे, उस भारतीय क्षेत्र को नेपाल अपने मानचित्र में दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब इस चीज का आलोचना एक राज्य के तो द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति कर रहा है बच्चे। और संबंध जो निर्मित होते हैं बच्चे, वो राज्य की वजह से तो नहीं होते। राज्य के अंदर और भी संस्थाएं होती हैं जो संबंधों को क्या करती हैं? बेहतर करती हैं। इसलिए यथार्थवादी जो विचार मान्यताएं बच्चे, वो क्या हो जाती है? आंशिक हो जाती है, अपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ कि आपके पूरे अध्ययन का, यथार्थवादियों के पूरे अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? राज्य। अरे भाई, व्यक्ति के स्वभाव को भी तो अध्ययन करिए। आई बात समझ में? नीचे जब आओगे बच्चे तो समाजशास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध मूलतः पार राष्ट्रीय संबंध होते हैं बच्चे। जैसे सिंपल सी बात सुनो, जैसे हम लोग एक समाज में होते हैं बच्चे, हम समाज के पार्ट होते हैं, तो जब समाज में हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रखते हैं, ठीक है? सेम उसी तरह से समाजशास्त्रीय बोलते हैं बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी एक प्रकार का, समाज में जिस प्रकार की विशेषताएं दिखती हैं, उसी प्रकार की विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी दिखती हैं। कहने का मतलब, भारत से कोई व्यक्ति अगर अमेरिका जाता है और अमेरिका में काम करता है, तो वहां पर भी वो एक समाज का क्या करता है? निर्माण करता है। और उसके द्वारा जो वहां का समाज का निर्माण हो रहा है, उसका भी फायदा भारत को प्राप्त होता है। आई बात समझ? तो पार राष्ट्रीय संबंधों का क्या होता है? निर्माण होता है बच्चे। वहां की संस्कृति को जानना। क्या इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन या यूरोपियन लड़कियों से शादी नहीं कर रहे हैं, या यूरोपियन लड़कियां इंडियंस या एशिया के जो देश हैं बच्चे, उन लड़कियों से मैरिज नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार राष्ट्रीय संबंधों का भी तो निर्माण होता है। आर्थिक संबंध नहीं है, धार्मिक संबंध नहीं है, सांस्कृतिक संबंध नहीं है, ये भी तो कहीं ना कहीं संबंध है बच्चे, जो राज्यों के बीच संबंधों को क्या करते हैं? बेहतर करते हैं। आई बात समझ? ये कौन बात करता है? समाजशास्त्रीय उदारवादी बात करते हैं। और नीचे जब आओगे तो बच्चे ये बोलते हैं कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के संबंध को भी अधिक महत्व देते हैं। सिर्फ समाजशास्त्रीय उदारवादी ना राज्य को तो महत्व देता है, लेकिन राज्य के अलावा और भी अन्य कर्ता होते हैं, एक्टर होते हैं बच्चे, जो संबंधों को बेहतर करने में अपना बड़ा
भूमिका निभाते हैं। जैसे मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका होता है, रंगमंच का बहुत बड़ा भूमिका होता है बच्चे, धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा क्या हो जाती है बच्चे, भूमिका हो जाती है। इसके वजह से भी संबंध क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। सिर्फ राज्य के वजह से संबंध बेहतर नहीं होते हैं, अन्य भी कारक होते हैं जो संबंधों को क्या करते हैं, बेहतर करते हैं। ये किसने बताया था, समाजशास्त्रीय उदारवादी विचारक। आई बात समझ बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट जब उसी पे नीचे आओगे पॉइंट बच्चे, सरकार के मध्य संबंधों की तुलना में लोगों के मध्य विद्यमान संबंध सहयोग एवं शांति स्थापित करने में ज्यादा क्या होता है, सहायक होता है। कहने का मतलब अगर सरकार टू सरकार अगर संबंधों की बात हो बच्चे, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से बातचीत करे तो वहां संबंध बहुत मजबूत नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसी राज्य के अन्य कर्ताओं को बोला जाए कि उस राज्य के आप कर्ताओं से क्या करें, बातचीत करें। जैसे भारत का कोई व्यापारिक संगठन है, दूसरे देश के व्यापारिक संगठन से बात कर ले, भारत की धार्मिक संस्थाएं दूसरे देश के धार्मिक संस्थाओं के साथ बात कर ले, भारत की क्रिकेट टीम बीसीसीआई अन्य देश के क्रिकेट बोर्ड से क्या करें, बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चे संबंधों को क्या करते हैं, बेहतर करते हैं। ये समाजशास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत कारकों ने बताया था बच्चे, ये ध्यान में रखना है बच्चे। और इनका मानना है कि इनके द्वारा भी सहयोग लाया जा सकता है और शांति, क्योंकि एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करती है, ये ध्यान में रखना बच्चे। एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रस्ट करना बहुत टफ होता है बच्चे। आएगा समझ, राजनीतिक रूप में किसी देश के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान काम नहीं होता है बच्चों, लेकिन अन्य दूसरे कारकों के द्वारा ठीक है संबंधों को संभव बनाया जा सकता है, ऐसा बोला जाता है बच्चे। ठीक है, और इसी तरह से जब अगले पेज पे आओगे बच्चे तो जॉन बर्टन है, वो भी समाजशास्त्रीय उदारवाद को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और पार राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। भाई अपने राष्ट्र में तो हम अपने राष्ट्र के संबंधों को और भी राष्ट्रों के साथ हमें संबंधों को क्या करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। वहां के समुदायों के साथ क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आर्थिक समूह से बात हो, वहां के धार्मिक समुदायों से बात हो, श्रमिक समुदायों के बात हो, इनके बीच अगर हम संबंधों को बढ़ावा दे देते हैं बच्चे, अपने आप देश में शांति और सहयोग जैसी चीजें स्थापित हो सकती हैं। ये समाजशास्त्रीय उदारवाद बोलता है बच्चे, जो एक प्रकार से लिबरलिज्म का ही बच्चे एक टाइप है, सोशलिज्म लिबरलिज्म से इसको बोलते हैं, समाजशास्त्रीय उदारवाद बोला जाता है। क्लियर हुआ? पार राष्ट्रीय संबंध का मतलब समझ में आया कि यहाँ का आर्थिक जो समूह है बच्चे, आर्थिक ग्रुप जो है इंडिया में, वो दूसरे देश के आर्थिक ग्रुप के साथ क्या करे, बातचीत करे। इसको बोलते हैं पार राष्ट्रीय, ट्रांसनेशन रिलेशंस बोला जाता है बच्चे। हम पूरे विश्व को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि हमारा अप्रोच जो होता है वसुधैव कुटुंबकम का होता है। हम पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, एक गांव के रूप में देखते हैं। गांव में जैसे लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, उसी तरह से हम एक विश्व को उस कुटुंब के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पे लोग मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे को मदद करें, सहयोग करें, बातचीत पर बल दें, शांति निर्माण पर क्या करें, बल दें बच्चे। इस तरह की चीजों पे एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, बातचीत होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि समाजशास्त्रीय उदारवादी जो विचारक हैं वो यथार्थवादी विचारधारा की आलोचना क्यों करते हैं, तो क्या बताओगे? ठीक है, बात हाँ, तो बाकी अन्य चीजों को छोड़कर वो सिर्फ राज्य को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। इसकी वजह से ये चीजें क्या होती हैं बच्चे, निर्मित होती हैं। अब उदारवाद का अगला जो प्रकार है बच्चे, उदारवाद का, लिबरलिज्म का जो अगला टाइप है, उसको हम लोग गणतांत्रिक उदारवाद बोलते हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज। ठीक है, ये एक उदारवाद का ही प्रकार है। इसको उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बोल सकते हो। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज क्या बोलती है, डेमोक्रेसी जो पीस थ्योरी है बच्चे, ये बोलती है कि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होता है। ध्यान से सुनना बच्चे,
गणतांत्रिक उदारवाद, डेमोक्रेटिकल पीस थ्योरीज क्या बोलती है, जितनी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं जहां डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच में युद्ध नहीं होता है। ठीक है, युद्ध नहीं होता। जो डेमोक्रेटिकल कंट्री है बच्चे, ये ज्यादा से ज्यादा किस पर बल देती हैं, पीस पर बल देती हैं। डिसआर्मामेंट की क्या करते हैं, बात करते हैं। जो आर्म्स रेस है उसको क्या करने की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं। कौन बोलता है ये थ्योरी, डेमोक्रेटिकल पीस थ्योरीज बोलती है। और जो डेमोक्रेटिकल पीस थ्योरी है ये सबसे पहले किसने दिया था बच्चे, कांट ने दिया था। लेकिन आज के समय में डेमोक्रेटिकल पीस थ्योरी की जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यता है, उसका उपयोग कौन कर रहा है, माइकल डोल। ठीक है, और लोकतंत्र की मान्यताएं क्या होती हैं, लोकतंत्र की मूल्य मान्यताएं या डेमोक्रेसीज की अजम्पशंस क्या होते हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि सभी संघर्षों का क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका अप्रोच जो होना चाहिए सॉल्व करने का, वो क्या होना चाहिए बच्चे, पीसफुल होना चाहिए बच्चे। ठीक है, और जनरली ये लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिकल जो डेमोक्रेटिकल स्टेट होते हैं बच्चे, जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं ना, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बच्चे हर समय शांति पर बहुत अधिक बल देते हैं, पीस पर बहुत अधिक बल देते हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, जैसे भारत को ही ले लो, भारत में अगर कोई समस्या है किसी समुदाय के वजह से, या कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय को प्रताड़ित कर रहा है, तो वहां जो समाधान निकाला जाता है बच्चे, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाता है। मार पीट करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, कोई हम एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हमारा कल्चर होता है कि नहीं, बातचीत के द्वारा उस मुद्दे को क्या किया जाए, हल किया जाए बच्चे। जैसे दो ग्रुप होता है आपस में लड़ जाता है, तो एक तीसरा ग्रुप आता है ना, दोनों के बीच में क्या करता है, बातचीत कराता है। और साथ ही बच्चे जो डेमोक्रेटिकल पीस थ्योरीज है बच्चे, ये साथ ये भी बोलती है कि राज्यों के मध्य हमें आर्थिक सहयोग पर बहुत अधिक बल देना चाहिए, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन पे बच्चे। और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन पे जब ज्यादा बल दोगे तो इससे क्या होगा, अंतर्निर्भरता जैसी चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। और अंतर्निर्भरता बच्चे विश्व में शांति जैसी चीजों को स्थापित करता है और युद्ध जैसी चीजों को क्या करता है, रोकता है। आज क्यों नहीं युद्ध होगा बच्चे, आज अगर तुमसे पूछा जाए क्या भारत और चीन के बीच में 1962 वाला युद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, एक दूसरे पर निर्भर है। और कहीं ना कहीं ये दोनों देश एक दूसरे दोनों देश कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाते हैं। जैसे भारत तो लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरा पूरा अपनाता है, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, ठीक है, मतलब भारत में क्या हो गया, लोकतंत्र में क्या होता है, एक से अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जहां पे राइट टू वोट का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। चाइना में ये थोड़ा सा कम है बच्चे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंसीज है। और ये इंटरडिपेंडेंसीज जो है वो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन की वजह से, इसलिए भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं होगा। लेकिन क्या छोटी मोटी झड़प भी नहीं होगी, तो नहीं, छोटी मोटी झड़प होगी लेकिन फायरिंग नहीं होगा। जैसे अभी चाइना ने अक्साइन चीन से क्या हो गया, भारत के अंदर आ गया, LAC, जैसे एक LOC होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है जो पूरे भारत को क्या कर देगा, दूसरे देश से अलग करेगा। LAC जो है बच्चे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और अक्साइन चीन के बीच में। अक्साइन चीन का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर रखा है, जो पहले कभी भारत का पार्ट होता है, तो वो क्या कर दिया, अक्साइन चीन से अंदर आ चुका है, भारत के और क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा हाथापाई हुआ है, झड़प हुआ है, ठीक है। और फिर दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे बच्चे, बातचीत करेंगे बच्चे, ठीक है। और जर्नलिस्ट क्या होता है, तो डेमोक्रेटिकल जो पीस थ्योरी है बच्चे, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसीज की बात करता है, लोकतंत्र की प्रगति की बात करता है, क्योंकि ये जानता है कि लोकतंत्र ही एक ऐसा साधन हो सकता है जो विश्व में पीस को क्या कर सकता है, निर्मित कर सकता है, पीस शांति का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और वो पॉसिबल किसके थ्रू हो सकता है बच्चे, सिर्फ पॉसिबल हो सकता है डेमोक्रेसीज के थ्रू। आई बात समझ में बच्चे। अब आगे आओगे बच्चे, अंतर्निर्भरता उदारवाद, इंटर
डिपेंडेंसीज लिबरलिज्म। तो सीधा ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि आत्मनिर्भर उदारवाद का कंसेप्ट किसने दिया है, तो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई का नाम ध्यान में रखना है बच्चे। अंतर्निर्भरता उदारवाद, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसीज जो कंसेप्ट है बच्चे, इंटरडिपेंडेंसीज का जो कंसेप्ट है बच्चे, ये किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई। यानी अगर राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं बच्चे, तो संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति तो पैदा नहीं होगी, लेकिन संघर्ष होगा। लेकिन वो संघर्ष इस प्रकार का होगा बच्चे जहां पे बातचीत के द्वारा उस संघर्ष को हल किया जा सकता है। उस संघर्ष को हल करने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। और तुम लोगों को मैंने युद्ध और संघर्ष में भी अंतर बताया बच्चे, ठीक है। इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे पावर एंड इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, आफ्टर द हेजोमोनी कॉपरेशंस एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक, एक बुक है। और एक बुक है बच्चे पावर एंड गवर्नेंस इन द प्रैक्टिकली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। और तीसरी बुक है बच्चे ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई की बुक है। ये बुकों के नाम याद रखने पड़ेंगे मुझे। हाँ, ये तीनों बुक ज्वाइंटली हैं बच्चे, दोनों ने मिलकर लिखी है। आई बात समझ में बच्चे। हाँ, 3-4 हैं, ठीक है। पावर एंड ये भी तो इंटरडिपेंडेंसीज आफ्टर हेसोमोनी कॉपरेशन, ठीक है। अब जर्नलिस्ट क्या होता है बच्चे, अंतर्निर्भरता में वृद्धि कैसे होगी। अंतर्निर्भरता यानी अंतर्निर्भरता जैसी चीजों का निर्माण कब होता है बच्चे, जब राज्यों के बीच में आर्थिक गतिविधियों का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। और इससे क्या होती है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। और राज्य सैन्य शक्ति के प्रयोग से क्या करेगा, परहेज करेगा बच्चे। जब अंतर्निर्भरता आ जाती है ना बच्चे, मैं कुछ आपसे ले रहा हूं, कुछ आप मुझसे ले रहे हो, लेकिन हम दोनों के बीच में जब संघर्ष होगा ना बच्चे, उस संघर्ष को हल करने के लिए हम सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सैन्य शक्ति होगी, सैन्य सेना होगी, लेकिन हथियार का इस्तेमाल नहीं। जैसे वहां पे भी तुम देखोगे ना, उनको निकालने के लिए उनका तंबू खाड़ कर फेंक दिया गया, हाथापाई हुआ है, ढकेला गया है उनको, अपने सीमा में जाओ, लेकिन कोई ने किसी के ऊपर फायर नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फायर खोलने का मतलब ये है कि युद्ध की क्या करना, घोषणा करना। और युद्ध कितना बुरा हो सकता है आज की परिस्थिति में, ये हर एक देश जानता है। वैसे ही आर्थिक चुनौतियां बहुत बड़ी आ चुकी हैं, और इस परिस्थिति में अगर युद्ध हो गया बच्चे, तो सोचो कि पूरी मानवता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब पूरी मानवता खत्म हो जाएगी, तो आप बच कर क्या करोगे, आप किसके ऊपर अपनी शक्ति दिखाओगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे बुढ़ा तेरा बाप एक मूवी है अमिताभ बच्चन की और उसकी सोनू सूद की, तो उसमें क्या होता है, वो विजय क्या नाम है उसका, जो लास्ट में एक बचता है, सबको जब वो मार देता है, अमिताभ बच्चन सबको मार के खत्म कर देता है ना, तो लास्ट में जो बचता है कहता है लो राज्य कर, तो कहता है किसके ऊपर राज्य कर, अब तो कोई बचा ही नहीं। जिनके ऊपर मुझे अपनी पावर दिखानी थी वो तो लोग खत्म हो गए, अब मैं किसके ऊपर पावर दिखाऊं। वही चीज होती है बच्चे की युद्ध जैसी चीजें घोषणा कर दी, आप बच तो गए, लेकिन आप अपने आइडियाज को, अपनी पावर को किसके ऊपर शो कराओगे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई खुश होने वाला नहीं है। तो ऐसा तो कोई राष्ट्र नहीं चाहता है बच्चे। आई बात समझ में। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि इंटर जो डिपेंडेंसीज होती है, आर्थिक निर्भरता जो होती है, वो किस वजह से क्रिएट होती है, तो सीधा बोला इकोनॉमिक कॉपरेशन के वजह से, आर्थिक सहयोग के वजह से इन चीजों का निर्माण होता है। और आर्थिक सहयोग के वजह से इन चीजों का जो निर्माण होने के वजह से क्या होता है बच्चे, अगर राज्यों के बीच में कभी संघर्ष पैदा होगा, संघर्ष रहेगा बच्चे, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव स्वार्थी है बच्चे, और मानव स्वभाव स्वार्थी है, और मानव क्या है, विवेकशील है बच्चे। तो हर एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वार्थ को महत्व देता है। तो जैसे ही अपने स्वार्थ को महत्व देगा ना, तो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थों का क्या होगा, हनन होगा। और जैसे ही हनन होगा, वहां पे संघर्ष जैसी चीजें क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। लेकिन संघर्ष को बातचीत के द्वारा ही हल किया जाएगा, सैन्य शक्ति के द्वारा हल नहीं किया जाएगा बच्चे।
तो आप जो ये तुम लोग का पूरा जो आदर्शवादी सिद्धांत है बच्चे, इसमें मैंने मैक्सिमम चीजें बता दी। अब मुझे तुलना करना है, तुम लोगों को करवाना है, वो कल की क्लास में कराऊंगा। उदारवाद और नौ उदारवाद में क्या अंतर है, यानी उदारवाद यानी आदर्शवाद और जो नौ उदारवाद है उन दोनों में क्या अंतर है, ये हम कल करेंगे बच्चे। और एक आध छोटा मोटा और इसमें टॉपिक बचा होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। राइटर के नाम बुक्स ध्यान में रखना। हाँ बच्चे बोलो। ठीक है चलो, हाँ अब उसी को डिस्कस करेंगे।